अब स्टार्टिंग से देखते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजिंग है वैसे मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर सेकंड स्टेप बनता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग। तो प्लानिंग में हमने डिसाइड क्या किया होगा, व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, यानी कि आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर चुके हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आप ऑब्जेक्टिव के बाद ये भी डिसाइड कर चुके हो कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, आप उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करने वाले हो। दोनों चीजें पता है। तो सर ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो हम चाहते हैं स्मूथ वर्किंग। क्या चाहते हैं? कोई कंपनी नहीं चाहती कि हमारी कंपनी में केओस हो, कोऑर्डिनेशन ना हो। कंपनी चाहती है कि हमारी काम की जो वर्किंग है वो बहुत सिस्टमैटिक हो। तो सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए एक सिस्टम चाहिए। तो ऑर्गेनाइजिंग जो चैप्टर है वो इसीलिए सिखाया जाता है कि आप कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो ताकि वर्क जो है वो सिर्फ स्मूथली आराम से फ्लो करता रहे, ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम बाद में ना आए। तो इसके लिए जरूरी यह है कि आपको पता हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, आपको ये पता हो कि वो एक्टिविटी किसने परफॉर्म करनी है, यानी कि एवरी इंडिविजुअल शुड बी अवेयर कि उसकी ड्यूटीज क्या है। फिर उसको ये पता होना चाहिए मैं किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता हूँ, उस डिपार्टमेंट के अंदर अगर मेरे को किसी को रिपोर्ट करना है या फिर मुझे कुछ क्वेरी है तो मुझे किसके पास जाना है। तो एवरी पर्सन शुड नो दैट हु हैज टू रिपोर्ट whom। तो हमें रिपोर्टिंग सिस्टम भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली ड्यूटीज की डिस्ट्रीब्यूशन सही से चाहिए, एक्टिविटीज क्या क्या करनी है वो आइडेंटिफाई ढंग से करेंगे, और हमें रिपोर्टिंग सिस्टम डेवलप करना है। तो इसी सब के लिए जो चैप्टर दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसका प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस से मीनिंग वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 4 स्टेप्स हैं इसके। फर्स्ट इज दिस ओनली, आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहला बिल्कुल सिंपल है, आइडेंटिफिकेशन लिख दो या लिख दो आइडेंटिफाइंग, एक ही बात है। सेकंड आप कह सकते हो डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो नेक्स्ट आपका आता है दैट इज असाइनिंग ड्यूटीज। और फोर्थ एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब जरा एक चीज देखो, ये 4 स्टेप्स में हम करने क्या बात। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दिस इज डन आफ्टर द प्लानिंग स्टेप। मान लो आपने एक बढ़िया सा प्लान बनाया कि आप अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करने वाले हो, आपने क्या करना है आपको पता है, बट उस कोर्स ऑफ एक्शन में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी पहले आप वो चेक कर लो सारी। डिवीजन ऑफ वर्क एंटायरली वो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है। तो हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज द एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो आंसर क्या आएगा? ऑर्गेनाइजिंग। बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग का मेन काम यही तो है कि आप काम को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ताकि काम जो है स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो काम करना इजी हो जाता है। अगर आप इंटायर वर्क किसी एक इंडिविजुअल को दे दोगे तो क्या होगा? बर्डन हो जाएगा। तो हम बर्डन नहीं देना चाहते, हम तो चाहते हैं ना वर्क स्मूथली हो जाए। वो तभी होगा जब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा प्रॉपरली। तो सबसे पहला काम क्या है? आइडेंटिफाई क्या क्या काम करना है, और आप डिवीजन ऑफ वर्क करो। इससे आपको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। तो यहीं से ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस भी साथ के साथ कर रहे हैं, क्योंकि जब इसके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, तो पहला पॉइंट यही है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्योंकि आपने डिवीजन ऑफ वर्क कर रखा है तो काम आपको बर्डन एक पे नहीं जाएगा, सबको एक सिंगल टास्क परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो एवरीबॉडी कैन स्पेशलाइज इन दैट पर्टिकुलर वर्क। सेकेंड चीज आती है एफिशिएंसी मिलेगी। आपको जब भी कभी स्पेशलाइज टास्क करने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो धीरे धीरे ना आप इतना एक्सपर्ट हो जाते हो कि आप वेस्टेज कंट्रोल कर लेते हो एंड यू गेट एफिशिएंसी इन दैट वर्किंग। तो एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन दोनों चीजें आपको किससे मिलती हैं? ऑर्गेनाइजेशन से। रीजन क्या हो गया सर? बिकॉज हमने क्या फॉलो करा है? डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अब बात यह है कि जब आप काम को डिवाइड करोगे बहुत छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे पॉइंट्स में, तो दिक्कत यहां आती है कि इतने सारे एक्टिविटीज को, इतने सारे स्मॉल स्मॉल टास्क को चेक करने के लिए हम इतने सारे मैनेजर्स अपॉइंट नहीं कर सकते। लोग तो होते हैं हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इंडिविजुअल पर्सन तो होगा, लेकिन इतने सारे मैनेजर कंपनी अफोर्ड नहीं करती है। कंपनी कहती है ये और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि इतने सारे मैनेजर और इतने सारे डिपार्टमेंट्स,
तो लेट्स डू वन थिंग कि जो सिमिलर एक्टिविटीज है उसको ग्रुप कर लेते हैं। जो एक जैसा काम है उन सबको क्या कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, मतलब ग्रुप अप कर देते हैं। तो ग्रुप करने के बाद हम उसका क्या बना देंगे, डिपार्टमेंट। तो एक कंपनी में जो डिपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि सिमिलर नेचर का काम एक ही जगह पे कंसंट्रेट कर दे, और फिर एक मैनेजर को अपॉइंट करेंगे जो उस पूरे डिपार्टमेंट को क्या कर लेगा, चेक कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा या मैनेज कर लेगा। ठीक है, तो सिचुएशन सिर्फ इतनी सी आई कि आपने यहाँ पे फोकस किस पे करा है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। और इसका मतलब ये होता है कि यू आर गोइंग टू ग्रुपिंग अप सिमिलर एक्टिविटीज, जो भी एक जैसी एक्टिविटीज हैं आप उसको ग्रुप अप कर सकते हो। इसी को बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो सर ये कैसे कर सकते हैं, किस बेसिस पे? आप चाहो तो नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे कर लो। एग्जांपल लेते हैं, कुछ कंपनीज के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें क्या कर रहे होगे आप, सर प्रोडक्ट की डिजाइनिंग हो सकती है, उसके अंदर मान लो प्रोडक्शन में जो आपको कोर कन्वर्जन प्रोसेस है वो भी आ जाएगा। हो सकता है पैकेजिंग का काम भी उसी में दे दो। तो टास्क तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो सारे कॉन्सेंट्रेटेड किस में है, एक ही डिपार्टमेंट में है। अब जैसे मार्केटिंग है, सेल्स भी चेक करनी है, प्रमोशन भी चेक करनी है। हो सकता है आप जितना भी कलेक्शन है वो भी मार्केटिंग में डाल दो। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे डिपार्टमेंट्स बनाना चाहते हो। एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेना है तो मान लो एक रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री है। तो रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री को तो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो वहाँ कटिंग भी होती है, स्टिचिंग भी होती है, डाइंग भी होती है, ब्लीचिंग भी होती है। वो सारा काम कहाँ डाल देंगे, प्रोडक्शन में। और ऐसे ही जो परचेज का काम है वो किसको दे देंगे, परचेज डिपार्टमेंट को। तो दिस इज द टास्क कि आप एक जैसे काम को क्या कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो। तो दिस विल बिकम योर डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, सिमिलर जॉब्स को कर दो। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप चाहो तो आगे प्रोडक्ट के बेसिस पे भी डिपार्टमेंट बना सकते हो। मान लो एक कंपनी है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करती है, इसमें डील करती है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। तो वो क्या कर सकता है कि हर डिपार्टमेंट अलग प्रोडक्ट को डेडिकेट कर सकता है। एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरी कंपनी है जो टेक्सटाइल्स में भी डील करती है, मेरी कंपनी है जो कॉस्मेटिक्स में भी डील करती है और फुटवेयर में भी डील करती है। तो 3 प्रोडक्ट हो गए मेरे पास, क्या क्या, टेक्सटाइल्स, कॉस्मेटिक्स और फुटवेयर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों का अलग अलग डिपार्टमेंट अलग कर दूंगा, क्योंकि तीनों का काम एक जगह तो हो नहीं पाएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो जो फुटवेयर भी बना ले और कॉस्मेटिक भी बना ले। सर प्रोडक्ट बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, तो वहां पे ये सूट नहीं करेगा। वहां पे डिपार्टमेंट में कैसे क्रिएट कर दूंगा, प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो वहां मैं क्या करूंगा कि मेरे टेक्सटाइल्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट हो जाए, मेरे आपको फुटवेयर के लिए एक अलग डिपार्टमेंट हो जाए, मेरी टेक्सटाइल्स का तो अलग है ही। ऐसे चलने रहेगा। तो ये आप कर सकते हो कि अलग अलग प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट क्या कर लो, अलग कर दो। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब ये क्या चीज है, हर डिपार्टमेंट के अंदर आप डिफाइन करो कितने लोग होंगे, कितनी जॉब पोजीशंस की जरूरत पड़ेगी, और हर जॉब पोजीशन का नेचर ऑफ वर्क डिफाइन करो कि वो क्या करेगा। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके नीचे मेरे को 2 असिस्टेंट मैनेजर्स चाहिए और मुझे चाहिए 4 सुपरवाइजर। तो ये मैंने एक डिपार्टमेंट डिफाइन किया कि एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं और उस लोगों का काम भी बताऊंगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो ओवरऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रेगुलेशंस करेगा, प्लानिंग करेगा और टास्क की हैंडलिंग करेगा, जो भी स्टैंडर्ड्स है वो सेट कर देगा। लेकिन जो नीचे के 2 असिस्टेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, सर वो 2 अलग अलग, मान लो अगर शिफ्ट में हम काम करते हैं तो एक मॉर्निंग शिफ्ट को देख लेगा, एक इवनिंग शिफ्ट को देख लेगा। ऐसा हो गया। अच्छा, जब वर्क करवाओगे अपने वर्कर्स से, तो बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो कम से कम 3-4 क्या रख सकते हो नीचे, सुपरवाइजर्स, जो वर्कर्स को टास्क गाइड भी करेंगे, इंस्ट्रक्शंस भी देंगे और उनसे रिपोर्ट भी लेंगे कि हाँ भाई काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप बताओगे कि आपकी जॉब पोजीशंस क्या है और उनको ड्यूटीज क्या है। बहुत सिंपल पॉइंट है ये क्या है, वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बेस्ड है। आप इसको ये भी लिख सकते थे, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अभी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का चक्कर क्या है, अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी टू कंप्लीट द टास्क। तो जिसके पास अथॉरिटी है वो दूसरे वाले इंसान को क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, गो एंड गेट दिस वर्क डन। और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो काम खत्म करके उसको आके रिपोर्ट करता है, सर आई हैव कंप्लीटेड दिस टास्क।
अब अगर टास्क सही से कंप्लीट हुआ है, वेल डन, टारगेट अचीव्ड। लेकिन अगर टास्क सही से नहीं हुआ तो वो क्या बोलेगा, इसमें करेक्शन है, जाओ करके आओ। अगर ये रिपोर्टिंग सिस्टम होगी तो टास्क टाइम पे पूरे होते रहेंगे। अगर मान लो किसी कंपनी में रिपोर्टिंग ही नहीं है, बस उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी ये कर लेना, वर्कर्स भी कह रहे हाँ कर लेंगे, तो बिल्कुल वैसा नहीं हो गया जैसे तुम्हारे स्कूल में टीचर्स बोलती है बेटा ये घर से पढ़ाना, ठीक है मैम पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बोल दिया और आप एक ही बार में कर लो। तो आपको साथ के साथ क्या करते हैं, रिपोर्ट बोलते रहा, मुझे नेक्स्ट डे पूरी रिपोर्ट चाहिए, आपने किया या नहीं किया। जैसे अभी ले लो, अभी वो चल रहा था दिल्ली के अंदर, किसी ने गाड़ी से वो स्कूटी उड़ाई थी ना, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन खराब हो गई थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाँ, तो वो सारे, तो वो दिल्ली पुलिस पे बहुत ज्यादा आ गया था। वो कह रहे हमने तो बड़े अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करी है, डीएसपी ने बोला था कि हमारी कार्रवाई बिल्कुल ठीक है, इनको गलती लग रही है, नॉर्मल हिट एंड रन का केस था, कोई इंटेंशनल कुछ नहीं है। धीरे धीरे बातें ही अलग निकल के आ रही हैं। तो अब दिल्ली पुलिस ने इंक्वायरी बिठाई, रिपोर्ट मांगी, क्या है रिपोर्टिंग सिस्टम है ना, तो सीनियर्स को जब रिपोर्ट आई, सीनियर्स ने चेक करा, तो उन्होंने क्या चेक करा कि भाई यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुई थी। 11 लोगों को क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया। तो आप देख रहे हो ये सब फायदा होता है रिपोर्टिंग सिस्टम से। कई बार होता है ना कि हमें समझ नहीं आती हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो चलो एक काम की बात बताता हूँ, मान लो किसी के भी साथ कभी सड़क पर चलते कुछ भी हो जाए, मान लो तुम्हारा कोई फोन ही छीन के भाग गया, तो अगर आप सीधा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके बोलोगे कोई मेरा फोन लेके भाग गया, तो जो वहां से कार्रवाई होती है वो अलग चलती है और वो थोड़ी स्लो होती है। पहली बार तो वो क्या बोलेंगे, क्या कर रहे थे कहाँ थे, फिर तुमसे 4 बार क्वेश्चन पूछ लेंगे, फिर तुम बोलेंगे एफआईआर लिखो, कह रहे इसमें एफआईआर थोड़ी, तो लॉस्ट कर लिख लो। भाई आपसे कोई छीन के लेके भाग गया, आप चाहते हो कि इन्वेस्टिगेशन हो कुछ करो, वो करते ही नहीं है। एफआईआर लिखने में तुम्हें भगाते रहते हैं, टालते रहते हैं, यानी कि वो ध्यान नहीं देते इस चीज पे। तो आपको अगर करना है तो आपको क्या, रिपोर्टिंग सिस्टम सब, क्योंकि ना वो खुद पुलिस स्टेशन वाले हैं, स्टेशन ऑफिस के अंदर ऊपर एसएचओ है, जितने केस ज्यादा रजिस्टर करेगा उतना एसएचओ भी जाएगा। तो वो चाहेंगे कि रजिस्टर ना हो, ऐसी बातों से दफा दफा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पता क्या करो, वहीं खड़े हो गए बिना पुलिस स्टेशन जाए, जो 112 नंबर की कॉल है वो कर दो। अब 100 नहीं है ना, अब बदल गया 100। अरे आसपास किसी का फोन लेके कर दो, आसपास के किसी से हेल्प मांग लो, किसी दुकान से कर दो, पीसीओ से कर दो, लेकिन जो हॉटलाइन नंबर पे कांटेक्ट करना होता है ना, वो कॉल करके पीसीआर बुला लो। अब वहां की जो इन्वेस्टिगेशन चलती है वो अलग तरीके से चलती है, क्योंकि वहां पे रिपोर्टिंग डेवलप हो गई है। क्या सर, जो आपकी कॉल आपने हॉटलाइन नंबर पे करी थी वो रिकॉर्ड होती है, आपने जो बोला है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया, वो कमिश्नर, दिल्ली कमिश्नर तक जाता है जो पूरे स्टेट का है। तो वहां तक जाएगा, तो अगर मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ हुई तो वहां तक जा रहा है, तो उनकी क्लास लग जाती है कि आपने इस पे क्या कार्रवाई करी, क्या इन्वेस्टिगेशन करी, बताओ व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन। बोलेंगे जी अभी तो इसकी तो एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुई। तो लोग होंगे सस्पेंड, नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग सिस्टम है। एवरीबडी हैज टू रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स की इसकी कंप्लेंट का क्या हुआ, कॉल आई थी कंप्लेंट का क्या हुआ। अगर कुछ नहीं थी, फेक थी या कुछ और था, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो लिखो, नहीं है तो बताओ। तो अब कुछ भी हो जाए 112 पे कॉल करके रजिस्टर करा दो, वो अपने आप भेजेंगे आगे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, और उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता फिर उस पर कार्रवाई नहीं की। तो वो लोग गलत करते हैं, लोग सीधा खुद ही पुलिस स्टेशन चले आते हैं, वो तो बैठे आराम से, भाई हम बैठे मूंगफली खा रहे थे, कोई आके बोलो कि नहीं काम करो, हाँ एंजॉय कर रहे थे और क्या करना उन्होंने, तो कोई आगे बोले तो मैं भाई उठ जाओ वहां से काम करो, किसका मन करता है सर्दी में, हीटर की सेक के रहे आराम से। तो लॉजिक सिंपल सिंपल सा क्या है कि जी रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि वर्कर्स इफेक्टिवली काम करे, लेजी नहीं होंगे इससे, आपको पता लग जाएगा टारगेट सही से हो रहा है या नहीं। तो ये 4 पॉइंट्स है, सिंपल सिंपल, जल्दी से रीड करो। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या कर रहा था, काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डाला था ताकि स्पेशलाइजेशन मिले और एफिशिएंसी मिल जाए। सेकंड स्टेप डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टास्क, जो भी छोटे छोटे टास्क है उसको ग्रुप करके क्या कर दोगे, एक लार्ज डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे ताकि कोऑर्डिनेशन क्या हो जाए, बेटर हो जाए। नेक्स्ट क्या था, असाइनिंग ड्यूटीज। इसमें क्या करते हो सर, हर जॉब पोजीशन, पहले तो जॉब पोजीशंस बताओ कितनी होंगी एक डिपार्टमेंट में, और उनका नेचर ऑफ टास्क कि हर जॉब पोजीशन ने क्या करना है उसकी ड्यूटी को फिक्स कर दो। और लास्ट में क्या करोगे, एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू डेवलप अ सिस्टम जिसके अंदर
हर काम करने के बाद सीनियर को क्या करा जाए, रिपोर्ट करा जाए, पता लग जाएगा भाई काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है।